हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। और ये जो दोस्तों हमारी सीरीज है, इसमें हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में जानते हैं। इसी के साथ साथ उससे रिलेटेड व्याख्या या उसके रिगार्डिंगली जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर भी बात करते हैं। तो इस सीरीज का हमारा आज ये 5वां पार्ट है। इससे पहले हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड की हमारे द्वारा यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस डाली जा चुकी हैं, अपलोड की जा चुकी है। आप उन्हें भी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। जैसे कि उत्तराखंड का मैराथन क्लास डाली हुई है, 4 घंटे की एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली वीडियो है दोस्तों, उसे देख लीजिएगा। साथ ही साथ 400 प्रश्नों के कुछ पार्ट डाले गए हैं। और साथ में उत्तराखंड का इतिहास या उत्तराखंड के कुछ जियोग्राफी या अदर टॉपिक्स जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं, वह सभी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल सकती हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं दोस्तों आजकल लॉकडाउन के टाइम पे, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आज की इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पार्ट 5, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में जानेंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ उसके बगल में जो बेल आइकन की बनी हुई है उसे भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, 66वां की लच्छीवाला नामक पिकनिक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लच्छीवाला की अगर बात आती है तो सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि लच्छीवाला स्थित कहाँ है दोस्तों। तो यह स्थित है कहाँ पे, देहरादून में। ठीक है, देहरादून में स्थित है लच्छीवाला। और किस नदी के किनारे पर यह स्थित है, तो ये सोंग नदी के किनारे पे स्थित है। किस नदी के, सोंग नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं कि लच्छीवाला देहरादून से 17 से 18 किलोमीटर दूर है, जो कि देहरादून स्थित एक प्रमुख पिकनिक स्थल या पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। और यह सोंग नदी के किनारे स्थित है। अगला हमारा 67वां प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा किसे राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी गई थी। तो अंग्रेजों द्वारा दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी को, जिन्हें हम कुर्मांचल केसरी के नाम से जानते हैं, उन्हें राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में बात करें दोस्तों, तो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ ही एक लेखक के रूप में तथा पत्रकार के रूप में बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1882 में हरिद्वार के कलखल नामक स्थान पर। लेकिन मूलतः इनका संबंध था उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जनपद से, इनका मूलतः संबंध माना जाता है। और दोस्तों कुली बेगार या खुली उतार प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया था 13 से 14 जनवरी 1921 को। और कुली बेगार प्रथा का अंत किया था कुमाऊं में, बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे। और उसी दौरान इन्हें कुर्मांचल केसरी की उपाधि भी दी गई थी। तो प्रश्न बन सकता है कि बद्रीदत्त पांडे जी को कुर्मांचल केसरी की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो कुली बेगार प्रथा के अंत के दौरान जो आंदोलन चला था 13 से 14 जनवरी 1921 को, बागेश्वर में सरयू गोमती के संगम पर दोस्तों, बागनाथ मंदिर के किनारे पे, तो वहीं पर इन्हें कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई थी। साथ ही साथ इनकी एक काफी प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, क्या, कुमाऊं का इतिहास। क्या, कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक इसकी है, वो भी बद्रीदत्त पांडे जी की है। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने दोस्तों शक्ति नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन भी किया था, कहां से, अल्मोड़ा से। और कब किया था, 1918 में। ठीक है, और 1913 से लेकर 1918 तक दोस्तों, ये जब तक हमारा अल्मोड़ा अखबार बंद नहीं हुआ था, तो अल्मोड़ा अखबार के अंतिम प्रकाशक के रूप में भी बद्रीदत्त पांडे जी को ही जाना जाता है। और अल्मोड़ा अखबार को ही रिप्लेस करके, जब 1918 में अंग्रेजों ने उसे बंद कर दिया था, तो अल्मोड़ा अखबार को ही रिप्लेस करके उन्होंने शक्ति नामक साप्ताहिक अखबार शुरू किया था, कहां से, अल्मोड़ा से। और कब किया था, 1918 में। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं कि राजनीतिक जानवर की संज्ञा किसे दी गई है, बद्रीदत्त पांडे जी को। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 68वां कि पवार वंशी शासकों के समय मंदिरों के प्रबंधन के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। तो पवार वंशी शासकों के समय मंदिरों के प्रबंधन के लिए देवल्याधीक्षक, क्या, देवालय देवल्या देवालयाधीक्षक की नियुक्ति की जाती थी। अब देखिए पवार राजवंश की मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं दोस्तों, पूरा कंप्लीट परमार राजवंश यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं सभी राजाओं के बारे में, जो भी उसका इतिहास था उसके बारे में। तो चलिए थोड़ा सा व्याख्या जान लेते हैं दोस्तों कि पवार वंशी शासक मंदिरों के प्रबंधन हेतु देवालयाधीक्षक नाम के अधिकारी की नियुक्ति करते थे। प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह के समय में दोस्तों हरिदत्त शास्त्री जी इस पद पर नियुक्त किए गए थे। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह के समय पर देवालयाधीक्षक कौन थे, या मंदिरों के प्रबंधन करने वाले अधिकारी कौन थे, वह थे हरिदत्त शास्त्री जी। अब अगर प्रद्युम्न शाह के बारे में बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड का अंतिम शासक के रूप में प्रद्युम्न शाह को जाना जाता है, जो कि परमार राजवंश के कौन से राजा थे, 55वें राजा थे। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और वहीं सुदर्शन शाह परमार राजवंश के कौन से राजा थे, 56वें राजा थे। और टिहरी राजवंश के कौन से राजा थे, टिहरी राजवंश के प्रथम राजा थे। और ये अपनी रचनाएं किस नाम से करते थे, कवि सूरत नाम से सुदर्शन शाह जी अपनी रचनाएं करते थे। किस नाम से, कवि सूरत नाम से। ठीक है, और इनके बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके
देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 69वां कि गढ़भूमि की आरती नामक गढ़वाली कविता के रचयिता कौन है। तो गढ़भूमि की आरती नामक गढ़वाली कविता की रचयिता है सत्यनारायण रतोड़ी जी, और इनकी एक दोस्तों अन्य एक महत्वपूर्ण कविता है कौन सी, उठो गढ़वालियो। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद करने हैं। सत्यनारायण रतोड़ी जी की दो प्रमुख कविताएं थी, कौन कौन सी, गढ़भूमि की आरती और उठो गढ़वालियो। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण इनकी दो कविताएं थी। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं, हमारा उत्तराखंड का नया ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट रहा है 1 जून से। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको दोस्तों उत्तराखंड का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और 5 से 6 महीने का आपका ये कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी उत्तराखंड की 10 से 15 जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं उनको कवर अप कराया जाएगा, और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, यूके पीएससी मेंस के लिए जहां पर भी उत्तराखंड पूछी जाती है तो आपको कंप्लीट उत्तराखंड का कोर्स कराया जाएगा। इसी के साथ साथ में आपको दोस्तों 30 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, 2000 वन लाइनर इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी दी जाएगी, और उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व आउट करा के दिया जाएगा, और वीडियो के माध्यम से ही जिस प्रकार से हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड माध्यम से उसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। निश्चित ही आपको उत्तराखंड के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी, भले ही आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करते हो या यूके पीएससी की तैयारी करते हो, किसी भी लेवल की। और इस कोर्स की फीस रहेगी दोस्तों आपकी 5 से 6 महीने की मात्र 2500 रुपये। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमसे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और देखिए दोस्तों, जुड़ना उतना जरूरी भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है, आपको उत्तराखंड डिटेल्स में पढ़ना है, यूके पीएससी मेंस के लिए जो पीसीएस का मेंस होता है या नायब जो हमारा लोअर पीसीएस का मेंस होता है वहां पर आपको थोड़ा उत्तराखंड से रिलेटेड हेल्प चाहिए, या यूके ट्रिपल एससी जिस प्रकार के प्रश्न बना रहा है उस के रिगार्डिंगली आप यहां से हमारे जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में आपको कंटिन्यूसली वीडियोज मिलती है। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को प्रैक्टिस सेट होता है और संडे को उसकी आंसर की दी जाती है। तो यहां पर एक आपका सीक्वेंस बनता है, कंटिन्यूटी बनती है आपकी वीडियो के लिए। और अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं है दोस्तों, यूट्यूब पे हमारी पहले भी वीडियोज आती थी, आगे भी आती रहेंगी। बस ये कोर्स उनके लिए है जो एक नियमित कंटेंट तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। हमारा 70वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जनपद में पकुआ टॉप स्थित है। तो पकुआ टॉप या फिर इसे दोस्तों पखुआ टॉप भी कहते हैं, क्या, पखुआ टॉप, तो ये कहां स्थित है, ये बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है, कहां पे, बागेश्वर जनपद में। ठीक है, और पकुआ टॉप को ही दोस्तों कभी कभी पकुआ बुग्याल, पकुआ बुग्याल, जो पकुआ टॉप है इसी को पकुआ बुग्याल भी कहा जाता है। तो पकुआ टॉप तथा पकुआ बुग्याल दोनों कहां स्थित है दोस्तों, बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों क्या, सास बहू खेत, सास बहू खेत भी कहां स्थित है, यह भी बागेश्वर में ही स्थित है। अगला हमारा 71वां प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड के किस नगर को कालेश्वर नगर कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के दोस्तों लैंसडाउन क्षेत्र को कालेश्वर नगर के नाम से भी जाना जाता है। और कालेश्वर के साथ साथ ही दोस्तों लैंसडाउन का प्राचीन नाम क्या था, वह था कालो का डांडा, क्या, कालो का डांडा। तो आप ये जरूर नोट कर लीजिएगा कि उत्तराखंड के किस नगर को कालेश्वर नगर कहा जाता था, तो लैंसडाउन को, और लैंसडाउन का ही प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, वो था कालो का डांडा। तो लैंसडाउन के पास कालेश्वर मंदिर होने के कारण लैंसडाउन को कालेश्वर नगर भी कहा जाता है। तो कालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी लैंसडाउन में ही स्थित है। ठीक है, और लैंसडाउन का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, कालो का डांडा था। ठीक है, और लैंसडाउन में अभी वर्तमान समय क्या है दोस्तों, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय भी स्थित है। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लैंसडाउन में स्थित है। ठीक है, और कब से स्थित है दोस्तों, 1887 से लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट डाउन करने है। ठीक है, और तत्कालीन गवर्नर लाल लैंसडाउन के नाम पर ही दोस्तों इस स्थान का नाम लैंसडाउन किया गया था। ठीक है, पर्यटन स्थल के रूप में भी लैंसडाउन को जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 72वां कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सर्वाधिक समय तक काला पानी की सजा सुनाई गई थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो उत्तराखंड के व्यक्ति थे कौन, इंद्र सिंह गढ़वाली जी। इनको लगभग दोस्तों 20 वर्ष हेतु काला पानी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, और ये कालापानी नामक क्षेत्र कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये पिथौरागढ़ जनपद में जो हमारा नेपाल बॉर्डर है वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सर्वाधिक समय तक कालापानी की सजा सुनाई गई थी, तो इंद्र सिंह गढ़वाली जी को सुनाई गई थी, और लगभग 20 वर्ष की इन्हें सजा सुनाई गई थी। तो इंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट जान लेते हैं कि इनका जन्म 1903 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, और ये मद्रास बमकांड में भी शामिल थे दोस्तों, और इस बमकांड में शामिल होने से पहले इन्होंने गवर्नर पर नजर रखने के लिए प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से साधु का वेश भी बनाया था। तो प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से भी इंद्र सिंह गढ़वाली जी को ही जाना जाता था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड के किस जनपद में भगवान राम की माता का मंदिर स्थित है। ठीक है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों भगवान राम की माता का नाम क्या था,
कौशल्या, तो कौशल्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? वह पिथौरागढ़ में ही स्थित है। तो भगवान राम की मां कौशल्या देवी का मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि कौशल्या देवी द्वारा यहाँ पर शिव भगवान की आराधना की गई थी। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौशल्या देवी मंदिर पिथौरागढ़ में, और भगवान राम की माता का एकमात्र उत्तराखंड स्थित मंदिर कौन सा? कौशल्या देवी मंदिर ही है, जो कि कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 74वां कि रानीखेत को किस न्यायाधीश ने विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था? तो रानीखेत, रानी का खेत होने के कारण इसका नाम पड़ा रानीखेत, क्योंकि जिया रानी दोस्तों जो कि कत्यूरू की रानी थी, एक बार इस क्षेत्र से गुजर रही थी, तो यहाँ पर एक खेत में उन्होंने विश्राम किया और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से वह इतनी प्रभावित हुई कि तब से उस खेत को रानीखेत नाम से जाना जाने लगा। धीरे धीरे इसके आसपास का पूरा क्षेत्र ही रानीखेत नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, रानीखेत को पर्यटक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था रानीखेत को? किसने? विलियम डोगल्स ने। ठीक है, विलियम डोगल्स, या कहीं कहीं आपको डोगल्स भी देखने को मिलेगा। तो विलियम डोगल्स अमेरिका के न्यायाधीश थे दोस्तों। इन्होंने रानीखेत की सुंदरता से प्रभावित होकर इसे विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था। ठीक है, इन्होंने एक लाइन कही थी दोस्तों, इफ यू आर नॉट विजिटेड इन रानीखेत, इस टाइप से कुछ कहा था इन्होंने। काफी एक अच्छी लाइन कही थी कि अगर आपने रानीखेत को नहीं देखा है तो समझो आपने विश्व में कुछ नहीं देखा है। ठीक है, आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा है, इस टाइप की इन्होंने एक लाइन कही थी इंग्लिश में। ठीक है, और आधुनिक रानीखेत की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो आधुनिक रानीखेत की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। कब? 1869 में। ठीक है, और रानीखेत कहाँ पड़ता है दोस्तों? अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। यहीं पर कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रानीखेत में स्थित है। और कब यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थानांतरित किया गया? तो वो किया गया था 1948 में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको जरूर नोट करना है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 75वां कि एक स्त्री का विदा गीत किसकी रचना है? तो एक स्त्री का विदा गीत दोस्तों मृणाल पांडे जी की रचना है। किसकी? मृणाल पांडे जी की। अगर मृणाल पांडे जी के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, और इनकी माता जी का नाम क्या था दोस्तों? गौरापंत पांडे था, जो कि गौरापंत शिवानी के नाम से भी रचनाएं लिखा करती थी। और गौरापंत शिवानी जी काफी इंपोर्टेंट रचनाकार थी दोस्तों, इससे पहले भी मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो मृणाल पांडे किसकी पुत्री थी? गौरापंत शिवानी या गौरापंत पांडे जी की पुत्री थी। ठीक है, अब देखिए मृणाल पांडे जी की कुछ अन्य रचनाएं भी थी। कौन कौन सी है दोस्तों? जैसे कि एक स्त्री का विदा गीत, अपनी गवाही, ठीक है, रास्तों पर भटकते हुए, हमको दियो परदेश, 4 दिन की जवानी तेरी, और पटरंग पुराण, दरमियान, चोर निकलकर भागा। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपसे आने वाले एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इनकी अंग्रेजी की प्रमुख रचना कौन सी है दोस्तों? इंडियन थिएटर टुडे है। ठीक है, तो इंडियन थिएटर टुडे रचना किसकी है? यह प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 76वां कि रामजे साहब या रैमजे, जिन्हें हम हेनरी रैमजे के नाम से भी जानते हैं, जिनके टाइम पे दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी उत्तराखंड में, यह किसके चचेरे भाई थे? तो ये लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे। कौन? रैमजे साहब। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड डलहौजी हमारे तत्कालीन वाइसराय रह चुके थे, सॉरी गवर्नर जनरल थे। ठीक है, जिन्हें रेलवे का जनक के नाम से भी जाना जाता है, पोस्ट ऑफिस का जनक के नाम से भी जाना जाता है उत्तराखंड में। तो जो हमारे हेनरी रैमजे साहब थे वह लॉर्ड डलहौजी के ही चचेरे भाई थे। और रैमजे साहब या हेनरी रैमजे से एक प्रश्न जो कि काफी इंपोर्टेंट, लगभग 3 या 4 बार एग्जाम्स में दोस्तों पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति के समय पे उत्तराखंड का जो हमारा गवर्नर थे वो कौन थे? ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर या कुमाऊं के गवर्नर कौन थे? वह थे हेनरी रैमजे साहब। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रैमजे साहब स्कॉटलैंड के निवासी थे, ये लॉर्ड डलहौजी के चचोरे भाई भी रहे हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय रैमजे साहब कुमाऊं के कमिश्नर थे। इन्हें किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है, तो कुमाऊं का राजा के नाम से भी रैमजे साहब को ही जाना जाता है। कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से भी हेनरी रैमजे साहब को ही जाना जाता है, और किंग ऑफ कुमाऊं, कुमाऊं का राजा नाम से इन्हें ही जाना जाता है। इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर बहुत बल दिया, और ये पूरे कुमाऊं को ईसाई धर्म में बदलना चाहते थे। ठीक है, और अगर आपको हेनरी रैमजे साहब के बारे में ज्यादा पॉइंट इंपोर्टेंट जानने हैं तो आप हमारी हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर मैंने एक स्पेशली कुमाऊं कमिश्नर के ऊपर वीडियो बनाई है, कुमाऊं या गढ़वाल के ऊपर या उत्तराखंड के जो कमिश्नर थे उनके ऊपर, उसमें मैंने डिटेल्स में आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जमरानी बांध परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? तो 26 फरवरी 1976 में दोस्तों जमरानी बांध परियोजना का शिलान्यास किया गया था। ठीक है, और तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय सिंचाई मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था। ठीक है, और जमरानी बांध परियोजना कौन से जनपद में स्थित है दोस्तों? तो जमरानी बांध परियोजना उधमसिंह नगर तथा नैनीताल जनपद से संबद्ध है। मेनली ये जमरानी बांध परियोजना गौला नदी पर बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, और उधमसिंह नगर तथा नैनीताल जनपद इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो जमरानी बांध परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है? प्रश्न पूछा जाता है तो गौला नदी पर। ठीक है, गौला नदी पर। ठीक है, और उधमसिंह नगर तथा नैनीताल की सीमा पर स्थित परियोजना के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 78वां कि असंतोष की लय नामक पुस्तक किस पत्रकार
द्वारा लिखी गई थी? तो संतोष की लय नामक पुस्तक दोस्तों भगवती प्रसाद पाथरी जी के द्वारा लिखी गई थी। अगर भगवती प्रसाद पाथरी जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म दोस्तों टिहरी गढ़वाल में हुआ था। इन्होंने गढ़वाली साहित्य कुटीर की स्थापना की और असंतोष की लय नामक पुस्तकें भी निकाली। तो प्रश्न दोस्तों बन सकता है कि कुटीर नामक गढ़वाली साहित्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भगवती प्रसाद पाथरी जी के द्वारा की गई थी। इसी के साथ साथ असंतोष की लय नामक पुस्तक किसने निकाली? वह भी भगवती प्रसाद पाथरी जी ने ही निकाली थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतने ही प्रश्न डिस्कस करते हैं दोस्तों। आने वाली वीडियो में हम इससे आगे पार्ट को कंटिन्यूसली करेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। अपनी पढ़ाई निरंतर चालू रखें, पढ़ते रहें, क्योंकि एग्जाम्स की डेट कभी भी आ सकती है। अगर आपने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो आपको पता है कि आप काफ़ी डाउन मोरल हो जाएगा आपका। और लॉकडाउन है, अभी आप पढ़ते रहिए, आगे आने वाले समय में आपको जरूर सफलता मिलेगी दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर आप उत्तराखंड के विस्तृत अध्ययन हेतु हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। डिटेल्स में 2500 रुपये आपकी 5 से 6 महीने का कोर्स होगा दोस्तों, उसकी फीस रहेगी। डेली आपको मंडे टू सैटरडे एक वीडियो दी जाएगी, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, 2000 ऑनलाइन इंपोर्टेंट प्रश्नोत्तरी दी जाएगी, साथ ही साथ कुछ अन्य सब्जेक्ट के पीडीएफ दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।